Hello everyone, welcome back to my channel. So today is part 5 of NORCET PYQ practice and I hope आपको इससे थोड़ा एडवांटेज हो रहा होगा. Okay, so before starting the सेशन हम एक प्यारा सा कोट पढ़ते हैं. डेट इज लाइफ इज ब्यूटीफुल, टेक डिसीजंस. देखो लाइफ जो बहुत अच्छी है, लोग इसके बारे में बहुत गंदा सोच लेते हैं, डिप्रेशन में आ जाते हैं. समटाइम्स दे थिंक अबाउट सुसाइड ऑल्सो, बट लाइफ इज़ वेरी ब्यूटीफुल. बहुत सिंपल तरीके से रहना है, सिंपल से रहोगे आपको बहुत ईजी लगेगा, हर चीज़ ईजी लगेगा, है ना. एंड लाइक टेक द डिसीजन, हमेशा डिसीजन लेना सीखो कि कब आपको क्या करना है. ये आपके हाथ में है, आपको लेना है, किसी और के ऊपर अपना डिसीजन मत छोड़ो. अपना अपना फ़ायदा आपको खुद सोचना है और किसी का बुरा मत सोचो, बस खुद का अच्छा सोचो. किसी का बुरा नहीं सोचो ना, किसी का कुछ करने का कि किसी को ये करना वो करना. एंड आपके लाइफ में सब कुछ ईजी होगा. और आप किसी के लिए अगर आप बुरा नहीं चाहोगे तो आपका आपके साथ हमेशा अच्छा होगा. ओके, so life is beautiful, take decisions and be motivated, be always consistent in your study. So start with the session. That is the first is related to image based. A blade shows in below image which is commonly used for creation of large skin incision. Okay, which as in laparotomy surgery. ठीक है, मतलब laparotomy surgery में for giving the large incision it is used. Identify the number of blade, means which blade it is, either it is 22, 21, 12 or 32. So I have taken a class for like blade, sutures and all. उसमें मैंने आपको बहुत क्लियरली लाइक 11 का अच्छे से बताया था, 10 का बताया था, एंड लाइक 22, 21 है ना. इनके एक बेली फैट होता है, काइंड ऑफ दिस, जो इसमें इमेज में दिख रहा है आपको ना, बेली फैट जैसा. सो ये बेली फैट वाले होते हैं जिसको हम लार्ज इंसिजन में यूज करते हैं. जो 11 नंबर का था ना, काइंड ऑफ दिस, इसको भी हम इंसिजन के लिए यूज करते हैं, बट आर्टेरियोटोमी लाइक आर्टरी को कट करनी हो तो इस टाइप के इंसिजन में हम ब्लेड नंबर 11 यूज करते हैं. 12 कब यूज करते हैं? फॉर सूचर रिमूवल, काइंड ऑफ दिस होता है ना. ये रहा इमेज में लाई आपके लिए. हाँ, ये हमारा 11 नंबर का है जो हम आर्टेरियोटोमी में यूज करते हैं. आई ऑलरेडी टोल्ड यू. एंड ब्लेड नंबर 12 इज यूज फॉर सूचर रिमूवल, वेरी इंपॉर्टेंट. एंड दैट ब्लेड नंबर 10, 20, 21 एंड 22 एंड 23, ये जितने भी होते हैं ना, सबका बेली फैट होता है. ये जो है ना बेली फैट काइंड ऑफ अपीयरेंस होता है. एंड दिस बेली फैट इज लाइक मोर शार्पेस्ट पॉइंट. ठीक है ना. सो ये 21 है, ये 22 है, थोड़ा सा बड़ा. एंड लाइक सबका जो इमेज है ना, काइंड ऑफ सिमिलर है. तो उन्होंने बोला है कि विच इट इज आइदर 22 और 22, 21. 12 तो एलिमिनेट हो गया क्योंकि 12 का साइज बिल्कुल ही अलग होता है ना. काइंड ऑफ दिस होता है, आपको दिख रहा होगा, है ना, काइंड ऑफ दिस होता है. सो 12 बिल्कुल एलिमिनेट हो गया. 32 होता नहीं है. सो आइदर 21 होगा या फिर 22 होगा. बट ये ब्लेड थोड़ा सा लार्ज है, जो बेली फैट है ना थोड़ा सा और लार्ज है. 21 थोड़ा होगा एंड 22 का जो बेली है ना वो और लार्ज होगा. सो दिस इज ऑफ 22. आंसर क्या होगा? 22 है ये. उसके बाद इन्होंने बोला है आइडेंटिफाई द गिवन इमेज. वेरी सिंपल, वेरी सिंपल. ये एक आपको ट्यूब दिख रहा होगा कुछ रबर टाइप का, एंड ये 2 ल्यूमेन्स है ना. एक ये ल्यूमेन है और एक ये ल्यूमेन है. तो उन्होंने पूछा कि व्हाट इज दिस. सो दिस इज फॉलीज कैथेटर. वेरी सिंपल. फॉलीज कैथेटर लाइक यूरिनरी कैथेटर है, जो हम मेल और फीमेल में फॉर यूरिन ड्रेन करने के लिए हम यूरेथ्रा में हम फॉलिज डालते हैं. सो दिस इज द फॉलिज कैथेटर. ये आपको दिख रहा है. यहाँ से हम इंस्टिल डालते हैं लाइक स्टेराइल वाटर टू इन्फ्लेट दिस बलून. ये बलून जो है ये इन्फ्लेट हो जाता है. ठीक है ना. एंड उन्होंने क्या बोला है? फीडिंग ट्यूब. तो फीडिंग ट्यूब और राइल्स ट्यूब जो है ना, दिस वन इज राइल्स ट्यूब बोल दो या फिर फीडिंग ट्यूब बोल दो, बोथ आर सिमिलर, है ना. जो कि हम जिसका जो मेजरिंग पॉइंट है डेट इज नेक्स्ट फ्रॉम नोज टू ईयर एंड देन फ्रॉम देन जिफॉइड प्रोसेस तक, है ना. दैट इज राइल्स ट्यूब और फीडिंग ट्यूब. ठीक है ना. सो दिस इज द फीडिंग ट्यूब. एंड ये जो आपको दिख रहा है ना, दिस वन इज द सक्शन कैथेटर. सक्शन कैथेटर. अगर कोई पेशेंट इंट्यूबेटेड है लाइक आइदर इट्स ट्रेकियोस्टोमी या फिर एंडोट्रेकियल ट्यूब है, तो हम जो सिक्रेशन होते हैं इसको हम रिमूव कैसे करते हैं? बाई सक्शन कैथेटर. बाई सक्शन कैथेटर. ये सब पर मैंने क्लास बहुत ही अच्छे से ली है. ईच एंड एवरीथिंग आई हैव एक्सप्लेन, लाइक द प्रेशर, द एवरी लाइक सक्शन कैथेटर भी लाइक ओपन क्लोज्ड, एवरीथिंग आई हैव एक्सप्लेन. सो आई होप आपको सारा इमेज पता होगा.
एंड नॉर्सेट में लाइक कुछ ऐसा बड़ा बहुत अजीब सा इमेज नहीं आता है, सिंपल ही आते हैं लाइक फीडिंग ट्यूब, राइल्स ट्यूब, मेलिकोट कैथेटर, दिस सक्शन कैथेटर, ये सिंपल सिंपल इमेज आते हैं, तो आपको पता होना चाहिए। सो ये क्या है, दिस इज द फॉलिस कैथेटर। क्यों, एनजी ट्यूब तो नहीं है, नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब, दिस वन इज द नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब, तो ये भी नहीं है। एंड सक्शन ट्यूब मैंने दिखा दिया आपको, फीडिंग ट्यूब इज एनजी ट्यूब, सो ये क्या आंसर होगा, बी होगा। उसके बाद उन्होंने नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग टाइप ऑफ एबनॉर्मल पेल्विस। ये पेल्विस का इमेज दे रखा है एंड दिस इज एबनॉर्मल, ऑफ कोर्स दिस इज एबनॉर्मल, नॉर्मल आपको पता है कैसा होता है, ठीक है ना। तो इन्होंने पूछा है कि जो आपको इमेज दिख रहा है एबनॉर्मल पेल्विस का, वो कौन सा है, आइदर इट्स काइफोटिक पेल्विस, ऑस्टियो पेल्विस, नेगिल्स पेल्विस और रोबोट पेल्विस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो द लाइक ये जो एबनॉर्मल जो पेल्विस का जो इन्होंने नाम लिया है ना, इट इज नेगिल्स एंड रोबोट। एंड आई थिंक आपने नेगिल्स और रोबोट के बारे में तो पक्का पक्का पढ़ा होगा, रोबोट के बारे में जो हम ओबीजी में पढ़ते ही पढ़ते हैं। ऑस्टियो पेल्विस एंड काइफोटिक पेल्विस इतना नहीं पढ़ते हैं, बट यहाँ इसका भी थोड़ा सा इमेज आपको पता होना चाहिए। सो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ, दिस इज द नॉर्मल पेल्विस, ये हमारा नॉर्मल पेल्विस है, दिस इज द सैक्रम, दिस इज द प्यूबिस सिम्फाइसिस, है ना, एंड दिस इज द इलियक बोन, है ना, और ये सारा हमारा जॉइंट है, दिस इज द नॉर्मल। एबनॉर्मल में फर्स्ट हमारा है ये वाला, ये आपको दिख रहा है, इसमें क्या हो रहा है ना कि जो एला ऑफ सेक्रम है ना, सेक्रल एला ऑफ सेक्रम, ये एक है और एक क्या है, अब्सेंस है, यहाँ पे एला ऑफ सेक्रम नहीं है, राइट। एंड दिस इज लाइक पेल्विस, सो इसमें क्या होगा, एक एला ऑफ सेक्रम एब्सेंस है, तो इसमें आपको जो हमारा पेल्विस है ना, डेट इज ऑब्लिकली कॉन्ट्रैक्टेड हो जाएगा, एक साइज तो सही रहेगा और एक साइज जो फ्लैटन और ऑब्लिक टाइप का रहेगा, ठीक है ना, क्योंकि एब्सेंस ऑफ एला ऑफ सेक्रम की वजह से। सो जो पेल्विक इनलेट है ना, देखो इनलेट आपको एसिमेट्रिकल दिख रहा है, यहाँ पे जो इनलेट है वो क्या है, प्रॉपर आपको ओवल या फिर राउंड मिलेगा, ओवल और राउंड इज अ नॉर्मल शेप, बट यहाँ पे क्या है, एसिमेट्रिकल है या ऑब्लिक है। एंड दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ नेगिल्स पेल्विस, नेगिल्स पेल्विस, है ना। नेगिल्स पेल्विस में क्या होता है, वन एला ऑफ सेक्रम क्या होता है, अब्सेंस होता है, दैट इज द नेगिल्स पेल्विस, ठीक है ना। एंड दूसरा आपने क्या नाम देखा था, रोबोट पेल्विस, रोबोट में क्या होता है, दोनों एला ऑफ सेक्रम अब्सेंस होगा, यहाँ पे जो आपको एला ऑफ सेक्रम है ना, ये दोनों के दोनों अब्सेंस होंगे, यहाँ पे एक अब्सेंस है तो नेगिल्स होगा, अगर दोनों के दोनों एला ऑफ सेक्रम अब्सेंस होगा तो उसको हम बोलते हैं रोबोट पेल्विस, काइंड ऑफ दिस। यहाँ पे देखो एला ऑफ सेक्रम दोनों के दोनों अब्सेंस है, तो यहाँ पे क्या होगा, बाइलेटरल अब्सेंस ऑफ सेक्रम, सेक्रल एला, ट्रांसवर्सली कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस। अगर एक अब्सेंस होगा लाइक इन नेगिल्स पेल्विस, तो क्या होगा, ऑब्लिकली कॉन्ट्रैक्टेड होगा, दिस इज ऑल्सो द एबनॉर्मल। यहाँ पे भी लाइक नॉर्मल डिलीवरी जो है वो पॉसिबल नहीं है, हमें LSCS करना पड़ेगा, लोअर सेगमेंट सिजेरियन सेक्शन डिलीवरी करनी पड़ेगी, है ना। सो इन नेगिल्स पेल्विस देयर इज ऑब्लिकली कॉन्ट्रैक्टेड बिकॉज ऑफ द वन एला ऑफ सेक्रम एब्सेंस की वजह से। एंड इन रोबोट पेल्विस देयर इज बाइलेटरल सेक्रल एला जो है एब्सेंस होगा, एंड बिकॉज ऑफ दिस द पेल्विस इज ट्रांसवर्सली कॉन्ट्रैक्टेड। कैसा होगा, ट्रांसवर्सली कॉन्ट्रैक्टेड होगा, इट मीन्स सिमेट्रिकल, दोनों साइड नैरोइंग फ्रॉम साइड टू साइड जो है वो नैरो होगा, और इन दैट case also normal delivery is not possible, okay। and the third one is the kyphotic pelvis। आपने काइफोसिस सुना है ना, काइफोसिस एबनॉर्मल जो हमारा सिमेट्रिकल होता है, स्कोलियोसिस, काइफोसिस सुना होगा आपने, है ना। सो काइफोसिस पेल्विस में क्या होगा, देयर इज फॉरवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेक्रम, सेक्रम का फॉरवर्ड डिस्प्लेसमेंट होगा, मीन्स कि क्या होगा, पेल्विक जो ब्रीम है बिकम फनल शेप, कैसा हो जाएगा, फनल शेप का हो जाएगा। एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर में भी नॉर्मल या फिर इंक्रीज होगा, बट जो आउटलेट होगा ना, आउटलेट जो होगा वो रिड्यूस हो जाएगा। तो इन काइफोटिक पेल्विस ऑल्सो नॉर्मल डिलीवरी इज नॉट पॉसिबल, लाइक इन दैट केस ऑल्सो LSCS होगा, ठीक है ना। सो काइफोटिक पेल्विस में कैसा होगा, यहाँ पे फनल शेप होगा। रोबोट पेल्विस में कैसा होगा, ट्रांसवर्सली कॉन्ट्रैक्टेड होगा, एंड इन नेगिल्स पेल्विस में कैसा होगा, ऑब्लिकली कॉन्ट्रैक्टेड होगा, ठीक है ना। एंड एक और पेल्विस था दैट इज ऑस्टियो पेल्विस। ऑस्टियो पेल्विस क्या होता है, ऑस्टियो पेल्विस मतलब ऑस्टियोमलेशिया सुना आपने, ऑस्टियोमलेशिया में क्या होता है कि जो बोन है बहुत वीक हो जाते हैं, फ्लेक्सिबल हो जाते हैं, लाइक अपने आप मोल्ड हो जाएंगे, इतना ज़्यादा वो हो जाता है, वीक हो जाता है। सो इन दैट केस ऑल्सो नॉर्मल डिलीवरी इज नॉट पॉसिबल। सो इसमें क्या होगा ना, इसमें ट्राई रेडिएट स्टार 3 पॉइंटेड प्यूब, मतलब कि जो पेल्विक ब्रीम है ना, पेल्विक ब्रीम जो होगा वो ट्राई रेडिएट स्टार होगा, 3 पॉइंट होगा, एंड जो प्यूबिस सिम्फाइसिस होगा ना वो
प्रोजेक्टेड इनवर्ड एंड डाउनवर्ड, मतलब कि बीक लाइक दिखेगा आपको, मतलब कि ट्राई रेडिएटेड स्टार होगा एंड बीक लाइक अपीयरेंस ऑफ प्यूबिस एम्फाइसिस। दिस इज एग्जाम्पल ऑफ ओस्टियो पेल्विस। एंड अब आप आंसर बताओ, ये जो आपको दिख रहा है क्या है, ये आपको ऑब्लिकली कॉन्ट्रैक्टेड नहीं लग रहा है, एक एलोव सेक्रम नहीं लग रहा है, एंड दिस इज obliquely contracted, so this is the example of नेगिल्स पेल्विस। क्या है ये? नेगिल्स पेल्विस का एग्जाम्पल है। तो आई बस समझ में, तो इस तरीके का इमेज बेस्ड नॉर्सेट में आ जाता है, सो यू शुड नो, ठीक है। सो दिस इज द नेगिल्स पेल्विस। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पेशेंट विथ डायबिटीज मेलाइटिस, वेरी इंपॉर्टेंट। देखो हम जो भी नॉर्सेट मतलब किसी ने ऐसा मैसेज किया था कि आप PYQ क्यों करवा रहे हो, PYQ ऐसा तो नहीं है कि जो पहले आ रखा है वही एग्जाम में आएगा, नो, ऐसा नहीं है कि जो पहले आ रखा है सेम टू सेम आएगा, बट यस इससे रिलेटेड MCQ पक्का आता है 110%, लेकिन 100 में से 15, 20, समटाइम्स 25 ऑल्सो जो है वो सिमिलर टू दिस MCQ आ ही जाता है। आई एम नॉट सेइंग कि एकदम एग्जैक्टली आएगा, बट यस सिमिलर टू दिस आ सकता है, ठीक है ना। तो आपको एक आइडिया मिलेगा ना, यस कि यस ब्लेड इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, दिस इमेज इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, तो आपको एक माइंड में आपको एक आइडिया मिल जाएगा, तो आप उस तरीके का पढ़ोगे। सो दैट्स द रीजन आई एम लाइक डूइंग दिस ऑल द PYQ इन लास्ट डेज, क्योंकि लास्ट डेज में हमारा क्या मोटिव होना चाहिए, इंटेंसिव रिवीजन एंड प्रैक्टिस MCQ एज मच एज पॉसिबल, ठीक है ना। सो आप तो खुद से कर ही रहे हो, प्लस मेरा आधे घंटे का 40-45 मिनट्स का सेशन होता है, तो डेली प्लीज कर लिया करो, है ना। इससे आपके 15 से 20-25 MCQ यहाँ भी हो जाएगा। सो आपका टारगेट होना चाहिए कि जहाँ से जैसे भी MCQ मिला आपको करना है, चाहे वो जैसा भी सोर्स हो, इट्स टेलीग्राम और व्हाट्सअप और एनी लाइक ऐप, कोई भी हो, आपको आपका टारगेट होना चाहिए कि आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है, जब भी मौका मिले MCQ कर लो, ठीक है। ओके, सो स्टार्ट द नेक्स्ट क्वेश्चन। अ पेशेंट विथ डायबिटीज मेलाइटिस इज ऑन रेगुलर इंसुलिन, वेरी इंपॉर्टेंट। कौन सा इंसुलिन पे है? रेगुलर इंसुलिन ले रहा है, पता है ना आपको। रेगुलर इंसुलिन कौन सा होता है? शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन होता है, विच इज एडमिनिस्टर्ड इन द मॉर्निंग एट 9 AM, 9 AM पे एडमिनिस्टर किया है। पीक टाइम ऑफ रेगुलर इंसुलिन रीचेक, देखो कितना मस्त क्वेश्चन पूछा है उन्होंने। सिंपल बोला है कि 9 AM पे रेगुलर इंसुलिन पेशेंट को लगाया है, तो उन्होंने बोला कि पीक टाइम कब होगा। इट्स 10:30, 12 PM, 4 PM और 10:30 AM। वेरी वेरी नाइस क्वेश्चन। इसका मतलब कि आपको इंसुलिन के बारे में अच्छा से पता होना चाहिए, व्हाट लाइक ऑनसेट, ड्यूरेशन ऑफ एक्शन एंड पीक, ये तीन चीज़ें होती है ना, एक ऑनसेट होता है, एक पीक होता है और एक ड्यूरेशन होता है। सो आपको ये तीनों चीज़ें पता होना चाहिए। तो हम पढ़ लेते हैं। फर्स्ट हमारा है रैपिड एक्टिंग इंसुलिन। रैपिड एक्टिंग मतलब कि रैपिडली एक्ट होगा, तो इसका एग्जाम्पल, सबसे पहले इसका एग्जाम्पल आपको पता होना चाहिए। तो एग्जाम्पल याद कर लो, लैग, लिस्प्रोस्पार्ट एंड ग्लूलिसिन, ठीक है ना। लैग याद करो तो याद होगा। रैपिड एक्टिंग इंसुलिन, लैग, लिस्प्रोस्पार्ट एंड ग्लूलिसिन। इसका जो ऑनसेट है ना विद इन 10 to 30 मिनट्स, एज द नेम सजेस्ट रैपिड एक्टिंग इंसुलिन, मतलब जैसे ही आप एडमिनिस्टर करोगे रैपिडली इसका एक्शन हो जाएगा। सो विद इन 10 to 30 मिनट्स में इसका एक्शन हो जाएगा, ऑनसेट होगा। एंड पीक मतलब कि सबसे ज़्यादा, मतलब उसका जो पीक, जो इंसुलिन का जो पीक है वो कब आएगा, 30 मिनट्स to 3 आवर्स के बीच में, 30 मिनट्स to 3 आवर्स के बीच में इसका पीक रहता है। एंड ड्यूरेशन मतलब कि रैपिड एक्टिंग इंसुलिन का कितने देर तक ड्यूरेशन रहता है, अप टू 3 to 5 आवर्स तक इसका एक्शन बॉडी में रहता है, ठीक है ना। सो रैपिड एक्टिंग इंसुलिन के बारे में ये चार चीज़ें पता होना चाहिए। फर्स्ट एग्जाम्पल, लिस्प्रोस्पार्ट एंड ग्लूलिसिन। इसका ऑनसेट जो है वो 10 to 30 मिनट्स है। इसका पीक कब तक होता है? 30 मिनट्स टू 3 आवर्स तक इसका पीक होता है। एंड ड्यूरेशन जो है वो 3 to 5 आवर्स होता है, क्योंकि कहीं से भी MCQ आ सकता है। ओके, सेकेंड हमारा है शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन। शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन सिंपल एग्जांपल है, दैट इज द रेगुलर इंसुलिन। एंड वन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि रेगुलर इंसुलिन इज ओनली इंसुलिन दैट वी कैन गिव एज IV ऑल्सो। लाइक जितने भी हमारा इंसुलिन है सबको हम कैसे देते हैं? सबक्यूटेनियस रूट के थ्रू देते हैं, बट ओनली रेगुलर इंसुलिन जो है वो हम IV के थ्रू भी दे सकते हैं इन इमरजेंसी कंडीशन, लाइक कि डायबिटिक कीटो एसिडोसिस, या फिर पेशेंट का लाइक 600, 700, 500 से अबव अगर उसका क्या बोलते हैं रैंडम ब्लड शुगर है, तो हम IV अगर हमें देना हो क्या बोलते हैं इंसुलिन, तो हम ओनली शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन दे सकते हैं। ओके, सो इसका ऑनसेट क्या होता है? 30 to 60 मिनट, 30 to 60 मिनट लेता है ये। एंड पीक जो है वो 2 to 4 आवर्स, 2 to 4 आवर्स इज द पीक टाइम। एंड ड्यूरेशन कब तक रहता है? 5 to 8 आवर्स तक।
5 to 8 आवर्स तक, इसलिए इसको हम प्री मील देते हैं, है ना, प्री मील देते हैं, क्योंकि 30 to 60 मिनट्स इसको लगता है एक्शन होने में, इसको खाने से आधे घंटे पहले हम देते हैं, ठीक है ना। एंड इंटरमीडिएट एक्टिंग का एग्जाम्पल है एनपीएच। एनपीएच इज द इंटरमीडिएट एक्टिंग, एंड इसका जो ऑनसेट है 1 to 2 आवर होता है, पीक जो है वो 4 to 12 आवर्स तक रहता है, एंड ड्यूरेशन जो है अप टू समझ लो एक दिन में तो 14 to 18 आवर्स तक रहता है बट आप 24 आवर्स तक याद कर सकते हो ना। सो 14 to 18 आवर्स तक इसका क्या बोलते हैं ड्यूरेशन रहता है। एंड कमिंग टू द लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन, लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन का एग्जाम्पल है ग्लाजिन, डिटेमिर एंड डेग्लूडेक। सो आपको ग्लाजिन का एग्जाम्पल अच्छे से याद करना है, ग्लाजिन इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। इसका ऑनसेट क्या है 1 to 2 आवर्स लगता है, बिकॉज इट इज लॉन्ग एक्टिंग, है ना, थोड़ा टाइम लेगा ये, एंड ड्यूरेशन जो है वो अप टू 24 आवर्स तक ये रहता है। एंड जो आपको ये डेग्लूडेक दिख रहा है ना, डेग्लूडेक का तो अप टू 40 आवर्स भी रहता है, मतलब समझो मोर देन 2 डेज भी इसका एक्शन रहता है, ड्यूरेशन, है ना। एंड लॉन्ग एक्टिंग का कोई पीक नहीं होता है ना, सो दिस इज पीक लेस, जो लॉन्ग एक्टिंग है ना वो पीक लेस होता है। सो ये आपको इंसुलिन के बारे में, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट चार्ट, हो सके तो आप इसको रिवाइज कर लो या कहीं लिख लो, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट चार्ट, ठीक है ना। सो हाँ, हमारा क्वेश्चन क्या था, यस, अ पेशेंट विद डायबिटीज मेलाइटिस इज ऑन रेगुलर इंसुलिन विच इज एडमिनिस्टर्ड इन द मॉर्निंग एट 9 AM, पीक टाइम ऑफ रेगुलर इंसुलिन। सो पीक टाइम ऑफ रेगुलर इंसुलिन क्या था, 2 to 4 आवर्स, यही था ना, 2 to 4 आवर्स इज द पीक टाइम। तो सोचो 9 बजे दिया है, मीन्स कि 11 से 1 PM तक इसका क्या रहेगा, पीक टाइम रहेगा। तो इसका आंसर क्या होगा, 10:30, 12 PM, 4 PM और 10:30 AM। सो देखो 11 से 1 PM, 11 AM to 1 PM इज द पीक टाइम, तो आंसर क्या होगा, इसके अप्रॉक्स में कौन सा आंसर है, 12 PM है, सो आंसर क्या होगा बी, 12 PM इज द पीक टाइम। सो आपको आई बस में ये हमने क्वेश्चन करा कैसे, मतलब हमें पता होना चाहिए व्हाट इज द ऑनसेट, व्हाट इज द ड्यूरेशन एंड व्हाट इज द पीक टाइम, तभी आप ये वाला क्वेश्चन कर पाओगे, ठीक है ना। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द बिलो इमेज विच इज यूज्ड फॉर thyroidotomy surgery. Very simple and many times this question is asked in the NORCET, like NORCET 20 में भी I think ये आया था। This image is very important and very simple. This is used in thyroid, जो thyroidotomy होती है ना, उसमें ये वाला इमेज वाला जो आपको जो ये रिट्रैक्टर है वो यूज़ करते हैं। एंड इसका नाम है जूल्स और जॉली रिट्रैक्टर। क्या नाम है इसका, जॉली रिट्रैक्टर। सो जॉली रिट्रैक्टर इज यूज्ड इन थायराइड सर्जरी। ओके, सो वेरी इंपॉर्टेंट, आंसर इज बी, वेरी सिंपल, ये तो सबको आता होगा आई थिंक सो। And the next question is, yes, a patient comes in the emergency department with burn injury on one arm. वेरी इंपॉर्टेंट, कहाँ कहाँ पे हुआ है, एक पूरा आर्म उसका इन्वॉल्व है एंड होल बैक इज इन्वॉल्व। अकॉर्डिंग टू रूल ऑफ 9 कैलकुलेट द बर्न एरिया इन टोटल बर्न सरफेस एरिया, ठीक है ना। सो आपको इसमें सिंपली ये वाला बस इमेज पता होना चाहिए। TBS से फाइंड करने के लिए अकॉर्डिंग टू रूल ऑफ 9 आपको क्या पता होना चाहिए, दिस इमेज इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस पार्ट इज 4.5% देते हैं, एंड अगर होल होगा लाइक आगे एंड पीछे, फ्रॉम फ्रंट एंड बैक दोनों मिला के 9% हो जाएगा, तो ये वाला पूरा पार्ट हमारा 9% हो गया। देन फ्रॉम लाइक पूरा आगे वाला पार्ट लाइक चेस्ट एंड एब्डोमेन, वो पूरा मिला के हमारा 18% होता है, ठीक है ना। एंड पूरा बैक जो है वो पूरा 18% का होता है, ठीक है ना। एंड ये पूरा आर्म आगे और पीछे दोनों मिला के 9% होगा, एंड अगर सिर्फ आगे की बात करेगा, फ्रंट की बात करेगा तो 4.5 बोलेंगे। ऐसे ही पूरा लेग जो है वो 18% का होगा, बोथ लाइक आगे एंड पीछे मिला के। एंड पेरिनियम को हम 1% देते हैं, एंड इट इज़ वेरी सिंपल, बहुत इसलिए याद हो जाता है। तो यहाँ पे कहाँ कहाँ बर्न है, उसको पूरा 1 आर्म इन्वॉल्व है, 1 आर्म इन्वॉल्व है, प्लस और क्या इन्वॉल्व है, बैक एरिया, होल बैक इज इन्वॉल्व, होल बैक इज इन्वॉल्व। सो आप इसको क्या बोलोगे, 1 आर्म को आप कितना दोगे, 9%, क्योंकि होल 1 आर्म है, 9% प्लस होल बैक को कितना बोलेंगे, 18%, तो कितना होगा, 27% होगा, है ना। सो इट इज वेरी वेरी सिंपल, आंसर क्या होगा, ए। देखो आपके 1 मार्क्स बन गए हैं ना एग्जाम में बस आपको ये इमेज याद रहेगा, और आपका लाइक जो हमारा बर्न से ना इसी तरीके का MCQ आता है, आइदर वो फाइन कैलकुलेट करने के लिए दे देते हैं या फिर फ्लूइड से क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है ना। सो आंसर क्या होगा, ए, 27%। विच ऑफ द फॉलोइंग रूट इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ पोटेशियम क्लोराइड, KCl in bolus form via IV route, KCl in IV fluid, KCl via IM route, KCl via central line। सो देखो जो पोटेशियम होता है ना,
पोटेशियम मैंने आपको हाइपोकैलेमिया पढ़ाया था, हाइपोकैलेमिया मैनेजमेंट पढ़ाया था। सो हाइपोकैलेमिया मैनेज करने के लिए हम क्या देंगे, आइदर हम ओरल पोटेशियम क्लोराइड देंगे या फिर हम आईवी के थ्रू देंगे। सो वन इम्पॉर्टेंट थिंग कि जो केसीएल है ना, केसीएल कभी भी हमें आईवी बोलस जो हम पुश करते हैं ना, पुश आईवी बोलस सबक्यूटेनियस और आईएम हमें कभी नहीं देना होता है, नेवर। ठीक है ना। इसमें आईवी बोलस तो सबसे ज्यादा खतरनाक है। क्यों, क्या हो जाएगा, कार्डियक अरिथमियाज हो जाएगा, कार्डियक अरेस्ट आ सकता है। सो दिस इज द रीजन। तो हम कैसे देंगे, हम आईवी तो देंगे बट कैसे देंगे, आइदर हम डाइल्यूट करके देंगे, या फिर हम इन्फ्यूजन के थ्रू देंगे। इन्फ्यूजन पंप आपने सुना होगा ना, जो स्लो अमाउंट में धीरे धीरे देता है। सो आइदर हम डाइल्यूट करके देंगे या फिर हम इन्फ्यूजन पंप के थ्रू देंगे। सो अगर आप इन्फ्यूजन के थ्रू दे रहे हो, सो कभी भी आपको इन्फ्यूजन के थ्रू आप हमेशा 5 to 10 मिली इक्विवेलेंट पर आवर में दे सकते हो। नेवर एक्सीड मोर देन 20 मिली इक्विवेलेंट पर आवर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कि 5 to 10 मिली इक्विवेलेंट पर आवर की स्पीड से हम दे सकते हैं थ्रू इन्फ्यूजन केसीएल, बट कभी भी हमें 20 मिली इक्विवेलेंट पर आवर कभी भी एक्सीड नहीं करना है। एंड अगर आप डाइल्यूट करके देते हो तो आपको 1 मिली इक्विवेलेंट जो हमारा केसीएल है वो हमें एटलीस्ट 10 ml NS में हमें डिजोल्व करना है। कभी भी इससे ज़्यादा लाइक ऐसे 2 माइक अपने 10 ml NS में डिजोल्व के लिए लो, एटलीस्ट 1 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर जो है हमारा पोटेशियम जो होता है उसको एटलीस्ट 10 ml NS में हमें डिजोल्व करके देना होता है। ठीक है ना। एंड अगर पेशेंट अगर हमारा पोटेशियम इन्फ्यूजन पे है तो हमें कार्डियक मॉनिटर लगा के रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हमें लाइक जो ईसीजी है वो हमें मॉनिटर करना होता है, कार्डियक मॉनिटर होना चाहिए। सेकेंड थिंग क्या होना चाहिए, हमें पेशेंट का इनटेक आउटपुट मॉनिटर करते रहना है, क्योंकि जो पोटेशियम है प्रॉपर एक्सक्रीट हो रहा है नहीं हो रहा है, क्योंकि ये सीधा हमारा क्या बोलते हैं रीनल पे जाएगा ना, तो रीनल फंक्शन हमें अच्छे से मॉनिटर करते रहना है। तो हमें आईओ मेंटेन करना है ठीक है। प्लस अगर आईवी साइट के थ्रू जा रहा है तो हमें वहां पे मॉनिटर करना है फॉर फ्लेवाइटिस क्यों, क्योंकि ना ये जो पोटेशियम है ना, पोटेशियम इज वेरी मच इरिटेटिंग एंड ये फ्लेवाइटिस भी कॉज करता है, लाइक इन्फ्लेमेशन ऑफ द वेन बहुत जल्दी हो जाता है। सो अगर आप पेरिफेरल लाइन के थ्रू दे रहे हैं तो आपको फ्लेवाइटिस के लिए मॉनिटर करना है, कार्डियक मॉनिटर लगाना ही लगाना है और आईओ मॉनिटर करना है। बट अगर आप ओरल सप्लीमेंट्स दे रहे हैं, ओरल केसीएल दे रहे हैं जिसको पोर्ट क्लोर भी बोलते हैं, अगर आप दे रहे हैं तो हमें पेशेंट को बोलना है कि जूस के साथ लेना है आपको, क्योंकि दिस इज़ वेरी इरिटेटिंग होता है ना, ऐसा जो गैस्ट्रिक स्टमक को भी बहुत अपसेट करता है एंड इसका जो टेस्ट है वो बहुत अनप्लीजेंट होता है। तो हमें पेशेंट को बोलना है जूस के साथ लेना है। ठीक है ना। एंड नोजिया वॉमिटिंग भी इसके थ्रू होता है। सो हमें ये सब मॉनिटर करना है। ठीक है ना। सो उन्होंने क्या बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग रूट इज कॉन्ट्रा इंडिकेटेड फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ पोटेशियम क्लोराइड। सो केसीएल इन बोलस फॉर्म विया आईवी रूट, ये तो बिल्कुल नहीं देना है, सो ये कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होगा ही होगा। केसीएल इन आईवी फ्लूइड देना है, यस, केसीएल आईवी फ्लूइड के थ्रू मतलब कि डाइल्यूट करके ही देना है। इन्फ्यूजन विया सेंट्रल लाइन, यस, इन्फ्यूजन के थ्रू विया सेंट्रल लाइन देंगे, ये भी सही है। एंड केसीएल विया आईएम रूट, तो ये ए भी गलत है एंड सी भी गलत है। हमें कभी आईएम रूट भी नहीं देना है, सबक्यूटेनियस रूट भी नहीं देना है और बोलस तो देना ही नहीं देना। बट अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन उन्होंने बोला है हमें कोई एक देना है, कोई भी एक आंसर करना है, तो अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन हम क्या करेंगे, एक करेंगे। मतलब कि आईएम और आईवी बोलस में आईवी बोलस कभी भी नहीं देना है, आईवी बोलस कभी भी नहीं देना है। वैसे तो आईएम भी नहीं देना है बट अकॉर्डिंग टू ऑप्शन हमें एक ही सेलेक्ट करना है ना, तो आईएम और आईवी में आपको आईवी बोलस वाला आंसर करेक्ट करना है कि प्रॉपर लाइक फुल्ली कॉन्ट्रा इंडिकेटेड किस कंडीशन में होगा, इन बोलस, आईवी बोलस रूट कभी नहीं देना है, तो आंसर क्या होगा, ए होगा। वैसे सी भी नहीं करना था, सी इज ऑल्सो कॉन्ट्रा इंडिकेटेड, बट हमें कोई एक ही आंसर देना होगा ना, तो यहाँ पे आपको ए देना है। क्या देना है, ए देना है। आईवी बोलस कभी नहीं देना है। आईएम से भी खतरनाक है वो ज्यादा, है ना। आईएम तो तब भी क्योंकि उसका आंसर स्लो होता है ना थोड़ा सा, आईवी तो आपने दिया और एक्शन हो गया। सो आईएम का थोड़ा जो एक्शन है वो थोड़ा स्लो होता है। सो कंपैरिजन टू दिस आंसर क्या होगा, ए होगा। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन इज प्राइमरी प्रिवेंशन ऑफ सर्वाइकल कैंसर। वेरी सिंपल, प्राइमरी प्रिवेंशन मतलब कि हमें डिजीज को डेवलप होने से रोकना है ना। सो पैप स्मीयर क्या डायग्नोस्टिक प्रोसीजर है, सो दिस इज द सेकेंडरी प्रिवेंशन। ह्यूमन पेपिलोमा वायरस जो वैक्सीन है, दिस इज द प्राइमरी प्रिवेंशन। एंड मैंने आपको बताया है कि प्राइमरी प्रिवेंशन जितने भी वैक्सीन होते हैं ऑल वैक्सीन आर प्राइमरी प्रिवेंशन, जितने भी वैक्सीन हैं दैट ऑल कम्स अंडर प्राइमरी प्रिवेंशन एक्सेप्ट हमारा बीसीजी।
हमने बताया था ना BCG जो हम देते हैं ब्लैडर कैंसर में देते हैं एज अ इम्यूनोथेरेपी, वो हमारा होता है सेकेंडरी प्रिवेंशन। बाकी जितने भी हमारे वैक्सीन होते हैं वो हमारे सारे के सारे होते हैं प्राइमरी प्रिवेंशन। HPL वैक्सीन तो होता ही नहीं है। हेल्थ एजुकेशन क्या होगा, प्राइमोर्डियल प्रिवेंशन होगा, है ना। सो आंसर क्या होगा, बी इज द करेक्ट आंसर। वे इज सिचुएटेड नेशनल न्यूट्रिशन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। सो ये हमारा हैदराबाद और तेलंगाना में, तो आंसर क्या होगा, डी, क्योंकि तेलंगाना तो यहाँ पे है नहीं। रिकेट्स इन चिल्ड्रन इज कॉज्ड बाय विच विटामिन डेफिशिएंसी एंड नाइट ब्लाइंडनेस इज कॉज्ड बाय विच विटामिन डेफिशिएंसी। वेरी सिंपल, जो न्यूट्रिशन है ना, न्यूट्रिशन से इसी तरीके का MCQ आएगा। आइदर दे आस्क की विटामिन डी सबसे ज़्यादा किस में होगा, किस में सबसे ज़्यादा हमारा क्या बोलते हैं होल ग्रेन्स में किसमें क्या बोलते हैं कार्बोहाइड्रेट्स ज़्यादा हो गया, ऐसे कुछ तरीके से पूछ लेते हैं। इस विटामिन की डेफिशिएंसी से कौन सी डिजीज़ होगी, किस विटामिन में कौन सा ज़्यादा वो होगा, कौन सा वाटर सोल्यूबल विटामिन है, कौन सा फैट सोल्यूबल विटामिन है। तो ये इस तरीके का MCQ हमारा न्यूट्रिशन चैप्टर से आता है, ठीक है ना। सो ये मैं आपको एक बार थोड़ा सा ओवरव्यू करवा देती हूँ। सो विटामिन ए इज ऑल्सो नोन एज रेटिनॉल। अगर आपने पढ़ रखा है देन वेल एंड गुड, नहीं पढ़ रखा तो प्लीज़ अभी याद कर लेना इसको, ठीक है ना। विटामिन ए को रेटिनॉल भी बोलते हैं, ये साइंटिफिक नेम भी पता होना चाहिए, कभी कभी यहाँ से भी MCQ आ जाता है। सो विटामिन ए इज नोन एज रेटिनॉल। इसका जो सोर्स है दैट इज कैरोट ग्रीन वेजिटेबल इज द बेस्ट सोर्स फॉर विटामिन ए, ठीक है ना। ये हमारा इसकी डेफिशिएंसी से बेसिकली आपको याद रखना है कि नाइट ब्लाइंडनेस या फिर जीरोप्थेल्मिया होता है, ठीक है ना। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स वो हम पूरा पढ़ेंगे, विटामिन बी। विटामिन सी इज एस्कॉर्बिक एसिड भी बोलते हैं इसको। एंड जितने भी सिट्रस फ्रूट्स होते हैं ना, उन सब में हमारा विटामिन सी भर भर के होता है, ऐसे याद कर लेना। सो विटामिन सी की कमी से क्या होता है, हमारा स्कर्वी और अनीमिया होता है। विटामिन डी कैल्सीफेरोल फिश में, एग यॉक में और चीज़ में भर भर के होता है, मिल्क वगैरह में। एंड इसकी कमी से रिकेट्स होता है बच्चों में, ऑस्टियोपोरोसिस होता है बड़ों में। एडल्ट की बात करें तो ऑस्टियोपोरोसिस होगा एंड बच्चे की बात करें तो रिकेट्स होगा। विटामिन ई जो है वो टोकोफिरोल बोलते हैं। एंड ये हमारे लाइक आलमंड, पीनट्स, जितने भी नट्स होते हैं उसमें विटामिन ई भर भर के होता है। बोलते हैं ना कि नट्स खाओ आपका स्किन बहुत अच्छा होगा, क्योंकि इसमें विटामिन ई ज़्यादा है। सो दैट्स द रीज़न। सो इसकी कमी से होता है हमारा पेरिफेरल न्यूरोपैथी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पेरिफेरल न्यूरोपैथी होता है विटामिन ई की कमी से। सो आप लाइक अगर आपने क्या बोलते हैं, अगर आपने क्या बोलते हैं न्यूरो में अगर आपने काम किया होगा तो आपने देखा होगा वहाँ पे बहुत सारे पेशेंट का ये चलता रहता है, विटामिन ई चलते रहते हैं। पेरिफेरल न्यूरोपैथी होता है ना। विटामिन के इट इज़ ऑल्सो नोन एज फाइलोक्यूनोन। एंड इसकी ये जो हमारा ग्रीन लिफी वेजिटेबल्स में विटामिन के भर भर के होता है। एंड इसकी वजह से हेमरेजिक डिजीज होगा, क्योंकि क्लॉटिंग में हेल्प करता है ना। सो दिस इज द रीज़न, ठीक है ना। सो आपने वारफरीन सुना है ना, वारफरीन का जो एंटीडोट है दैट इज द विटामिन के। एंड जो पेशेंट वारफरीन पे होते हैं उसको हम बोलते हैं कि आपको ग्रीन लिफी वेजिटेबल्स जो है वो नहीं खाना, या लाइक उसके अकॉर्डिंग हम उसको एडवाइस भी करते हैं। सो ये आपको याद रखना है, विटामिन के जो है वो ग्रीन लिफी वेजिटेबल्स में भर भर के होता है। अगर हम विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की बात करें, सो विटामिन बी जो है फर्स्ट विटामिन B1 जिसको थायमिन बोलते हैं, जिसकी कमी से हमारा बेरी होता है। विटामिन B2 राइबोफ्लेविन, जिसकी कमी की वजह से लाइक इन्फ्लेमेशन ऑफ द माउथ वगैरह ये होता है। एंड विटामिन B6 पायरिडॉक्सिन, स्किन डिसऑर्डर्स होते हैं। एंड विटामिन B5 निकोटीन और निकोटिनामिड नाइसिन जिसको बोलते हैं। एंड इसकी वजह से होता है हमारा पेलेग्रा। एंड पेलेग्रा से MCQ आता है कि पेलेग्रा में क्या क्या होता है। सो पेलेग्रा में क्या होता है, पेलेग्रा में होता है हमारा 4D। क्या होता है, 4D। कौन कौन से डी, फर्स्ट इज डर्मेटाइटिस, ये पता होना चाहिए आपको। ये बहुत बार आया है कि पेलेग्रा किसकी कमी से, कौन से विटामिन की कमी से पेलेग्रा होता है, या फिर समटाइम्स दे आस्क कि नियासिन की कमी से क्या होता है। सो यू नो पेलेग्रा होता है। एंड पेलेग्रा में क्या होता है, पेलेग्रा में होता है हमारा 4D। डर्मेटाइटिस, डायरिया, डर्मेटाइटिस हो गया, डायरिया हो गया, डेमेंशिया हो गया एंड डेथ। अगर तब भी अच्छे से आप ट्रीट नहीं करोगे तो लास्ट टाइम पे डेथ भी हो सकती है। सो ये 4D आपको याद रखना है, ठीक है ना। एंड आपको पता है विटामिन बी एंड विटामिन सी जो है वो वाटर सॉल्यूबल विटामिन है। एंड बाकी जो विटामिन A, D, E के हैं वो सारे कौन से हैं, फैट सॉल्यूबल विटामिन है। तो ये आपको इतना विटामिन के बारे में पता होना चाहिए। तो रिकेट्स इन चिल्ड्रेन इज कॉज बाय विच विटामिन डेफिशिएंसी, इट्स विटामिन डी, वेरी सिंपल। नाइट ब्लाइंडनेस इज कॉज बाय विच विटामिन डेफिशिएंसी, इट इज बिकॉज ऑफ विटामिन A डेफिशिएंसी, वेरी सिंपल। एंड विच ऑफ द फॉलोइंग वैक्सीन शुड kept in freezer compartment of refrigerator every time this question is asked every time,
कि फ्रीजर कंपार्टमेंट में कौन से वैक्सीन को रखेंगे, व्हाट इज़ द फ्रीज सेंसिटिव वैक्सीन कौन है, हीट सेंसिटिव वैक्सीन कौन है, एंड एवरी टाइम आई एम टेलिंग यू कि ये आपको अच्छे से याद करना है। फर्स्ट इज द हीट सेंसिटिव वैक्सीन, हीट सेंसिटिव हीट सेंसिटिव वैक्सीन, आपको यही ऑर्डर में याद करना है, ये ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट है। हीट सेंसिटिव वैक्सीन की बात करें मतलब कि वो वैक्सीन जो हीट से बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, उसको अगर थोड़ा सा भी हीट लगेगा तो वैक्सीन क्या हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा। तो लाइक प्रॉपर उसको अच्छे से रखना है। तो हीट सेंसिटिव वैक्सीन सबसे ज़्यादा मोस्ट हीट सेंसिटिव वैक्सीन की अगर हम बात करें तो डैट इज़ द BCG। बट कब? BCG हमारा पाउडर फॉर्म में होता है, सबको पता है। एंड उसको हम क्या करते हैं, रिकॉन्स्टिट्यूट करते हैं। किससे? हम करते हैं NS से, NS नॉर्मल सलाइन से हम रिकॉन्स्टिट्यूट करते हैं उसको। एंड सो आफ्टर रिकॉन्स्टिट्यूशन, बिफोर नहीं आफ्टर, मतलब कि अगर आपने BCG वैक्सीन में अपने नॉर्मल सलाइन ऐड कर दिया है ना, डाइल्यूट कर दिया, एंड उसके बाद सबसे ज़्यादा हीट सेंसिटिव कौन बन जाता है, BCG बन जाता है। सो आफ्टर रिकॉन्स्टिट्यूशन, आफ्टर रिकॉन्स्टिट्यूशन विद इन कितने घंटे में हमें BCG यूज़ कर लेना है, विद इन 4 आवर्स में। विद इन 4 आवर्स में हमें इसे यूज़ करना होता है। अगर आप विद इन 4 आवर्स में यूज़ नहीं किए तो आपको डिस्कार्ड करना होगा, क्योंकि वो ख़राब हो जाती है। वेरी इंपॉर्टेंट। BCG के बाद आता है हमारा OPV, उसके बाद आता है हमारा IPV, उसके बाद आता है हमारा मीजल्स बोल दो या फिर MR हो गया। उसके बाद हमारा रोटा वायरस वैक्सीन आता है, जो हम ओरल ड्रॉप्स देते हैं, 5 ड्रॉप्स देते हैं ना। और OPV का 2 ड्रॉप्स देते हैं, 2 बूंद जिंदगी का सुना होगा आपने। एंड रोटा वायरस हम 5 ड्रॉप्स देते हैं, ठीक है। उसके बाद रोटा वायरस हो गया, जैपनीज एनकेफ्लाइटिस हो गया। देखो दिस इज द लास्ट टाइम, एग्जाम बहुत नियर बाई है तो आपको पूरा चीज़ पता होना चाहिए, इसलिए मैं बीच बीच में कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें भी बता देती हूँ आपको। क्योंकि अब ना आपको ऐसा नहीं है कि अब आप ये डिले कर सकते हो कि चलो ये वाला टॉपिक अब बाद में पढ़ लेंगे, ये वाला ये वाला जो सब्जेक्ट है उसको बाद में पढ़ लेंगे। नो, दिस इज़ नॉट द टाइम कि आपको बाद वाला कर सकते हो। अब जो भी कुछ है आपको अभी याद करना है, अभी ही पढ़ना है। कुछ भी डिले मत करो। कुछ भी अगर आपने लास्ट टाइम के लिए छोड़ा ना, वो पक्का पूरा ही छूटेगा, क्योंकि लास्ट टाइम पे ऐसे हौस-पौस हो जाएगा, टाइम कम रहेगा, आपको लगेगा यार अब तो टाइम नहीं है, छोड़ दो इस टॉपिक को, छोड़ दो इस टॉपिक को, छोड़ दो इस टॉपिक को, फिर सब टॉपिक छोड़ने लग जाओगे। इससे बेटर है अभी टाइम मिल रहा है, अभी के अभी सब कुछ याद कर लो, ठीक है ना। और अच्छे से पढ़ो, बहुत ज़्यादा पढ़ो, 10 घंटे, 12 घंटे, 14 घंटे, जितना घंटे मैक्सिमम हो सके उतना घंटे पढ़ो। 6 से 7 घंटे की नींद लो। एंड ये जो आपका सोशल मीडियाज़ है ना, उसको एकदम बॉयकॉट कर दो। ऐसा सोचो कि सोशल मीडिया इज़ पॉइजन फॉर यू। अगर आपने उसको यूज़ किया तो आपके बॉडी में जहर फैल जाएगा, है ना, ऐसा सोचो। सो अभी सोशल मीडिया एकदम बॉयकॉट करने का टाइम है। अभी आपको जो फोकस होना चाहिए ना, आपकी लाइफ पे होना चाहिए कि मेरा लाइफ सेट होगा। लाइक दिस इज़ नॉट ओनली कि आप पढ़ाई कर रहे हैं नॉट सेट के लिए। नॉट सेट इज़ समथिंग कि आपको अपने जॉब के लिए पढ़ रहे हो ना। दिस इज़ समथिंग जॉब जिससे आपको अपना लाइफस्टाइल मिलेगा, अपना पैसा मिलेगा, अपनी एक फाइनेंशियली आप इंडिपेंडेंट बन जाओगे। एंड नॉट ओनली दिस कि फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट बन जाओगे, आप हेल्प भी कर पाओगे अपनी फैमिली की। एंड जो भी आपका ड्रीम है, जो भी आपको करने का मन है, वो सब कुछ आप कर पाओगे। एंड एक रिस्पेक्ट भी होगी आपकी कि यस आपको एक जॉब मिल गई है, तो एक रिस्पेक्ट भी हो जाती है। सो दिस इज़ समथिंग डैट, तो आपको ये सब कुछ सोचते हुए आपको पढ़ना है ना। तो आपको अब अगर आपने सोशल मीडिया यूज़ किया ना, तो आपको अभी अभी के लिए तो वो आपको मिलेगा आराम, वो अभी के लिए आपको अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा। बट जिस दिन आपका रिजल्ट आएगा एंड आपका सिलेक्शन नहीं होगा एंड अदर्स लोगों का सिलेक्शन हो जाएगा, तो आपको उस दिन बहुत रिग्रेट लगेगा। उस दिन आपको लगेगा काश मैं थोड़ा सा और पढ़ लेती। देन वो काश वाला वर्ड ना कभी सही नहीं होता है कि हम बोलते हैं ना काश ये हो जाता। सो दैट काश इज़ ओनली काश। हम उसे हमें अभी पूरा करना है, तो अभी आप पूरा अपना 100% दे दो। आई एम अगेन टेलिंग यू, अपना 100% दे दो। अच्छे से पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, सो डैट आपको कल के लिए रिग्रेट न रहे कि यार मैंने पढ़ लिया होता, काश मैंने पढ़ लिया होता, ठीक है। सो यस, जैपनीज एनकेफ्लाइटिस हो गया, डीपीटी हो गया, डीपीटी हो गया हमारा बीसीजी। बीसीजी बिफोर रिकॉन्स्टिट्यूशन, जब हमने इसमें नॉर्मल सलाइन ऐड नहीं किया उससे पहले की बात है ये, है ना, बिफोर रिकॉन्स्टिट्यूशन। और हमारा डीपीटी हो गया, उसके बाद हमारा डीटी और टीटी बोल दो, पेंटावेलेंट, ठीक है। एंड हमारा हेपेटाइटिस बी सबसे कम है। अगर हम अगर हम फ्रीज सेंसिटिव की बात करें, फ्रीज सेंसिटिव मतलब कि कोल्ड सेंसिटिव मतलब कि ठंड से सबसे जल्दी कौन सा खराब होगा, कौन सी वैक्सीन सबसे जल्दी खराब होगा, तो फ्रीज सेंसिटिव में सबसे पहला सबसे ऊपर पे किसका नाम आता है, हेपेटाइटिस बी पे आता है। उसके बाद हमारा मतलब जितने भी टी सीरीज वाले होते हैं वो इसी में ज़्यादातर आते हैं। फ्री सेंसिटिव हमारा हेपेटाइटिस बी हो गया, पेंटावेलेंट हो गया,
है ना, पेंटावेलेंट हो गया हमारा, और हमारा डीपीटी हो गया, डीटी हो गया और टीटी हो गया। सो ये हमारे फ्रीज सेंसिटिव है। अब हम कमिंग टू द क्वेश्चन, क्या बोला था, विच ऑफ द फॉलोइंग वैक्सीन शुड केप्ट इन फ्रीजर। फ्रीजर में हम क्यों रखेंगे, क्योंकि वो हीट से खराब हो जाएगा। सो मतलब कि उन्होंने क्वेश्चन क्या पूछा कि हीट सेंसिटिव वैक्सीन कौन सा होगा। सो मीजल्स होगा, डीपीटी होगा, हेपेटाइटिस बी होगा और टीटी होगा। सो हेपेटाइटिस बी क्या था, मोस्ट फ्रीज सेंसिटिव था, मतलब ठंड से सबसे जल्दी खराब, सबसे जल्दी ठंड इसको लगेगी, हेपेटाइटिस बी को लगेगी। डीपीटी ऑल्सो, टीटी ऑल्सो, मतलब मिजल्स क्या है, मिजल्स इज द आंसर, क्योंकि देखो मिजल्स कहाँ पे आ रहा है, मिजल्स देखो यहाँ पे आ रहा है। फिर हीट सेंसिटिव वैक्सीन में 1 2 3 4th नंबर पे आ रहा है, तो ये सबसे ज्यादा हीट सेंसिटिव होगा, तो इसको हम कहाँ रखेंगे, फ्रीजर कंपार्टमेंट में ही तो रखेंगे, है ना। सो आंसर क्या होगा, ए, मिजल्स। वेरी सिंपल, कि इस तरीके का एमसीक्यू आएगा, बट अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा ना, आप यूं आंसर कर दोगे। बट अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तो आप सोचते रह जाओगे एग्जाम में किसका क्या होगा क्या होगा क्या होगा, एंड टाइम खत्म हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल ऑफ द फीचर्स आर सीन इन एनोरेक्सिया नर्वोसा। पता है आपको एनोरेक्सिया नर्वोसा साइकेट्रिक डिसऑर्डर है, जिसमें वो खाना वाना नहीं खाते हैं, सिंपल है ना, खाना वाना नहीं खाते हैं, तो क्या क्या फीचर्स देखने को मिलेगा। सो देखो, एनोरेक्सिया नर्वोसा इज अ साइकेट्रिक डिसऑर्डर, बट उसमें ना आपको बहुत सारे ऐसी चीजें मिलेगा, लाइक आपको उसमें इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी दिखने को मिलेगी, आपको उसमें क्या कहते हैं बोन वीक होगा, क्यों, क्योंकि वो खाना नहीं खा रहा, न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है। तो ये सिर्फ साइकेट्रिक डिसऑर्डर नहीं है, आपके बॉडी में अलग डिफिशियंसीज भी दिखने को मिल जाता है। तो उन्होंने बोला कि क्या क्या फीचर्स दिखेगा एक्सेप्ट एक को छोड़ के, ऑस्टियोपोरोसिस, यस ऑस्टियोपोरोसिस तो मिलेगा, विटामिन डी की कमी होगी एंड ऑस्टियोपोरोसिस हो जाएगा। इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस भी होगा, क्योंकि प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं ले रहा है, तो सोडियम पोटेशियम कैल्शियम की कमी होगी, तो इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस भी होगा। मैं और ये यस मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर भी होते हैं, मिनोरिया, मेनोरेसिया, ये सब कुछ देखने को मिलता है। मायोकार्डियल हाइपरट्रॉफी नहीं होती है। मायोकार्डियल एट्रोफी, ब्रेडिकार्डिया बोल सकते होता है, मायोकार्डियल एट्रोफी हो गया, एट्रोफी देखने को मिलता है, ब्रेडिकार्डिया देखने को मिलता है, बट मायोकार्डियल हाइपरट्रॉफी नहीं होता है। सो एक्सेप्ट पूछा है तो आंसर क्या होगा, बी। बी इज द करेक्ट आंसर। मायोकार्डियल हाइपरट्रॉफी नहीं मिलता है। यस मायोकार्डियल एट्रोफी आप बोल सकते हो, बट मायोकार्डियल हाइपरट्रॉफी नहीं होता है, ठीक है ना। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ अनकफ्ड ईटी साइज फॉर चाइल्ड। सो ये हमारा आंसर होगा दिस, अनकफ्ड ईटी का एज इन ईयर अपॉन में 4 + 4। एंड अगर आप इसका लाइक मैंने पूरा का पूरा लाइक पूरा साइज चार्ट रखा है, लाइक न्यू बॉर्न का, पीडियाट्रिक्स का, ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो इसमें पूरा का पूरा साइज चार्ट है, तो मैं आपको थोड़ा सा समझा देती हूँ। सो जो हम एंडोट्रेक्यल ट्यूब है ना, हम इंटरनल डायमीटर हम मेजर करते हैं। अगर न्यू बॉर्न की बात करें, जो बच्चे पैदा होते हैं अप टू 28 डेज, उन बच्चे अगर लेस देन 1 kg का है तो हम 2.5 mm इंटरनल डायमीटर ऑफ एंडोट्रेक्यल ट्यूब यूज करेंगे। एंड अगर आपको पता नहीं कि एंडोट्रेक्यल ट्यूब क्या है, तो बहुत शेमलेस की बात है, क्योंकि एग्जाम बहुत नियर बाई है, इस टाइम पे आप ये नहीं बोल सकते कि मुझे ये नहीं पता कि एंडोट्रेक्यल ट्यूब का इमेज कैसा होता है। नहीं पता है तो जाके प्लीज देख लो, वेरी इंपॉर्टेंट है ये। मैंने बहुत ही अच्छे से ईटी इंट्यूबेशन में ऑलरेडी ये क्लास ली है, बता रखे सब कुछ। सो अगर लेस देन 1 kg का बच्चा होगा तो 2.5 mm लेंगे, अगर 1 to 2 kg का बच्चा होगा तो 3 mm लेंगे, अगर 2 to 3 kg का बच्चा होगा तो 3.5 mm लेते हैं। एंड अगर मोर देन 3 kg का बच्चा होगा तो 4 मिलीमीटर ऑफ अनकफ ईटी ट्यूब यूज करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, न्यू बॉर्न में हम अनकफ ईटी ट्यूब यूज करते हैं, कभी कफ यूज नहीं करते हैं, ठीक है ना। इन्फेंट की बात करें, मतलब कि अप टू 1 ईयर की बात, बच्चे की बात करें तो 4 to 4.5 mm यूज करते हैं, ठीक है ना। पीडियाट्रिक्स एंडोट्रेक्यल ट्यूब साइज का हर बार बहुत बार फॉर्मूला पूछते हैं। सो इसका फॉर्मूला होता है एज अपॉन में 4 + 4, किसका, अनकफ ट्यूब का। अगर कफ ट्यूब पूछ लिया तो कफ क्या करते हैं, अनकफ में से 0.5 माइनस कर देते हैं, तो हमारा कफ ट्यूब का साइज आ जाता है, ठीक है ना। एंड ऐसे ही लाइक चिल्ड्रन में बेसिकली हम 5 mm to 7 mm यूज करते हैं। एंड ये फॉर्मूला बेस्ट है, फॉर्मूला याद कर लो तो उससे आप निकाल लोगे, ठीक है ना। एंड फॉर फीमेल एडल्ट के लिए हम 7 to 8.5 mm यूज करते हैं, मेल एडल्ट के लिए हम 8 to 9 mm डायमीटर वाला यूज करते हैं। एंड अगर लार्ज एडल्ट होते हैं ना, उसमें हम यूज करते हैं 9 to 10 mm, ठीक है ना। सो ये हो गया। और अगर हम डेप्थ की बात करें कि कितना डेप्थ जाता है, तो न्यू बॉर्न में 6+ वेट ऑफ न्यू बॉर्न इज द डेप्थ, मतलब कि एंडोट्रेक्यल ट्यूब कितना डेप्थ जाएगा, उसमें मार्किंग होती है ना सेंटीमीटर में, तो कितने सेंटीमीटर तक अंदर जाएगा। सो इट इज 6+ वेट ऑफ न्यू बॉर्न। एंड अगर मैन की बात करें, लाइक नॉर्मल एडल्ट वाले मैन की बात करें, तो 23 सेंटीमीटर होता है, और वुमेन में 21 सेंटीमीटर होता है। एंड वो कहाँ से मेजर करते हैं, सेंट्रल इंसीजर तक मेजर करते हैं वो, लाइक ऐसा नहीं कि यहाँ कहाँ, जो हमारा एंडोट्रेक्यल ट्यूब अंदर गया है, सेंट्रल इंसीजर तक जो जहाँ पे आएगा मार्किंग, वो हमारा वहां तक मेजर करते हैं, ठीक है ना। सो ये आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में विथ न्यू एमसीक्यू।
सो तब तक आप लोग अच्छे से पढ़ते रहो एंड मेरी बातों को प्लीज़ याद रखो कि बाद में रिग्रेट होगा आपको। अगर आपने आज नहीं पढ़ा तो कल रिग्रेट करोगे। इससे बेटर है कि कल रिग्रेट ना करो, आज ही पढ़ लो। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि जैसे हम डे बाय डे हम किसी भी चीज़ को डिले करते हैं ना, लेट्स सपोज आपका नॉर्सेट 8 में नहीं, नॉर्सेट 9 में नहीं हुआ, तो नॉर्सेट 10 के लिए जब आप प्रिपेयर करोगे ना, तो एवरी टाइम जो हमारा एमसीक्यू का जो लेवल है ना, वो इंक्रीज हो जाता है। मतलब एवरी टाइम क्वेश्चन का लेवल इंक्रीज हो जाता है। पहले क्या था कि सिर्फ एक बार नॉर्सेट होता था, फिर क्या होने लगा, प्री होने लगा, मेंस होने लगा। पहले क्या होता कि प्री में सिर्फ लाइक ऐसे फैक्चुअल वन वर्ड वाले ऐसे एमसीक्यू पूछते थे। अब क्या है कि प्री में भी वो सिनेरियो प्रायोरिटी लाइक इंक्लूड कर रखा है। सो जैसे जैसे आप हर चीज़ को डिले करोगे ना, क्वेश्चन वैसे ही हार्ड होता जाएगा। एग्जाम का जो पैटर्न है वैसे धीरे धीरे और हार्ड होता जाएगा। सो इससे बेटर है कि आप अभी खत्म करो अपना 100% देखो देकर, सो डैट बाद के लिए रिग्रेट ना रहे, बाद के लिए इतना हार्ड दो ही ना, है ना। क्योंकि जितना डिले करते रहोगे एग्जाम का लेवल बढ़ता रहेगा, एग्जाम और हार्ड होता रहेगा। चाहे वो जो भी एग्जाम हो, आइदर इट्स नीट पीजी, कोई सा भी एग्जाम हो ना, सारे एग्जाम का यही यही मसला है कि जैसे जैसे दिन जाता रहता है एग्जाम धीरे धीरे और हार्ड होता रहता है। सो इट्स बेटर कि आप अभी ही खत्म करो करके। ओके, सो दैट्स ऑल अबाउट। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।